नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक नई मंथली मैगज़ीन को हम शुरू कर रहे हैं अगस्त 2023। अगस्त 2023 की मंथली मैगज़ीन को पढ़ रहे हैं और इसमें जो पिलर्स की संख्या है मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले राज व्यवस्था एवं शासन पढ़ेंगे। राज व्यवस्था एवं शासन जो है उसमें जो बड़े बड़े बिंदुओं की संख्या है वो यहाँ पर 10 है और इनको हम पढ़ेंगे। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें कुल 5 बड़े बिंदु हैं और 7 उसके सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। इकॉनमी में जो पॉइंट्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या 16 है और 17वें पॉइंट के अंतर्गत जो बिंदुओं की संख्या 19 है। सुरक्षा से जुड़े पॉइंट्स में देखें तो 4 बड़े बिंदु हैं और 7 छोटे बिंदु। पर्यावरण से जुड़े 7 बड़े बिंदु और उसके 8 पॉइंट के जो बिंदु हैं वो 16 हैं। सामाजिक मुद्दे वाले इस पिलर में हम जो बड़े पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे तो उनकी संख्या 7 हैं और उनके अलावा छोटी सुर्खियों 6 है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अगर हम देखें तो इनके जो बड़े पॉइंट्स की संख्या वो 2 ही है, ठीक, और सब पॉइंट्स की संख्या जो है काफ़ी है और इनकी संख्या 29 के आसपास है। इसके अलावा कल्चर से, संस्कृति से जुड़े पॉइंट्स में देखें तो 2 बड़े पॉइंट हैं और तीसरे बिंदु में 4 पॉइंट्स हैं। नीति शास्त्र में 1 ही बिंदु है। इसके अलावा सुर्खियों में योजनाएं 2 हैं और फिर भारत नेट परिशिष्ट में और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJY इनको समझेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले पिलर की और इसको हम इस वीडियो में समाप्त करेंगे। पहले पिलर का नाम है राज व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इससे जुड़ी पहली जो बड़ी खबर है अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 की जो पहली बड़ी खबर है वो है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 है, ये क्या है ध्यान दीजिएगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 क्या है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक यानी DPDP 2023 को मंजूरी दी है राष्ट्रपति ने। इसलिए ये जो है DPDP अधिनियम सुर्खियों में है, ठीक है। डिजिटल प्रोटेक्शन मतलब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी कि DPDP 2023 को मंजूरी मिली है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद निजता में प्राइवेसी के मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। यानी निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है। ये अब कब मान्यता मिली? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद इसमें प्राइवेसी को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी। इसके बाद न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने 2018 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी कि PDP विधेयक की शुरुआत की मसौदा प्रस्तुत किया था। तो न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने 2018 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक का शुरुआती मसौदा प्रस्तुत किया था। इस समिति का गठन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत की गई थी। बाद में सरकार ने इस मसौदे को संबोधित किया और इसे व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी कि PDP विधेयक 2019 के नाम से संसद में पेश किया। इसके बाद इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति यानी कि जॉइंट जो पार्लियामेंट कमेटी थी उसके पास भेजा गया। संसद की संयुक्त समिति ने इस विधेयक में व्यापक बदलाव किए। समिति द्वारा किए गए बदलावों का हवाला देते हुए 2022 में सरकार ने PDP विधेयक 2019 को वापस ले लिया। बदलाव के बाद में इसको वापस ले लिया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये मिनिस्ट्री कौन सी, एक बार रुकिएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जनता की राय जानने के लिए DPDP विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया। ये मसौदा विधेयक संसद में पारित होने के बाद DPDP अधिनियम 2023 बन गया, ठीक है। सबसे पहले DPDP अधिनियम का महत्व समझते हैं। DPDP यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP के अधिनियम का महत्व है। इसके जरिए कम से कम व्यवधान के साथ डेटा सुरक्षा से जुड़े कानून को लागू करना और डेटा
फिडसन द्वारा डेटा का उपयोग तरीके में परिवर्तन सुनिश्चित किया गया। इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग लिविंग यानी जीवन में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन व्यवसाय करने के लिए सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। अब हम समझते हैं डीपीडीपी अधिनियम के 7 सिद्धांत कौन से हैं। तो डीपीडीपी अधिनियम के तहत 7 सिद्धांत में पहला है सहमति के आधार पर कानूनी रूप से मान्य और पारदर्शी तरीके से व्यक्तिगत डेटा के उपयोग का सिद्धांत। दूसरा इसमें उपयोग जो है सीमित रहने का सिद्धांत यानी उद्देश्य तक सीमित रहने का सिद्धांत यानी पर्पस लिमिटेशन इसमें दी हुई है। व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल डेटा प्रिंसिपल की सहमति के करने के समय बताए गए उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा डेटा न्यूनीकरण का सिद्धांत केवल उतना ही व्यक्तिगत डेटा एकत्र करना जितना निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा डेटा सटीकता का सिद्धांत ये सुनिश्चित करना कि डेटा सही और अपलोडेड हो। भंडारण सीमा का सिद्धांत डेटा को केवल तभी तक भंडारित करना जब तक कि उसके निर्धारित उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी उपायों का सिद्धांत। इसके अलावा जवाबदेही का सिद्धांत, डेटा सुरक्षा के सिद्धांतों और डीपीडीपी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उचित प्राधिकरण द्वारा न्याय निर्णय और दोषी पर दंड आरोपित कर जवाबदेही सुनिश्चित किया जाएगा। अब हम समझते हैं डीपीडीपी अधिनियम 2023 के बारे में। डीपीडीपी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करना है। इसमें व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया और केवल वैध उद्देश्यों के लिए डेटा की प्रोसेसिंग की जाएगी। पर डेटा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है व्यक्तिगत डेटा कहलाता है। यह अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है। ये क्या प्रावधान करता है? जैसे ये अधिनियम डेटा प्रोसेसिंग यानी कि व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण, भंडारण और उपयोग करने के लिए डेटा फिड्यूसरी के लिए कुछ उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है। डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है जिसमें रॉ डेटा को इकट्ठा किया जाता है, उसमें उपयोगी जानकारी में बदल दिया जाता है। डेटा की प्रोसेसिंग करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों, सरकारी संस्थाओं को डेटा फिड्यूसरी कहा जाता है। यह डेटा प्रिंसिपल या डेटा स्वामी अर्थात वह व्यक्ति किसी जिससे डेटा संबंधित है के अधिकार व कर्तव्य भी निर्धारित करता है। साथ ही अधिनियम अधिकारों और कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड का भी प्रावधान करता है। ठीक, अब बात करते हैं अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की। तो इसमें क्या विशेषताएं हैं इनको समझेंगे। किस पर लागू होगा, पहले तो एप्लीकेबिलिटी, इसके अलावा फिर इसमें कंसेंट कौन है, सहमति कौन कौन है। ठीक, इसके सहमति के अलावा भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले विशेषताएं देखें तो किस पर लागू होगा, एप्लीकेबिलिटी देखें तो इसके प्रावधान में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग लागू होंगे जहाँ कोई डेटा डिजिटल ऑनलाइन के रूप में एकत्र किया गया हो, कोई डेटा गैर डिजिटल ऑफलाइन रूप में एकत्र किया गया हो, उसके बावजूद इसे डिजिटलीकृत किया गया है वो। इसके प्रावधान भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे यदि उस प्रोसेसिंग का उद्देश्य डेटा का उपयोग करके भारत में वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग कराना है। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे किसी भी व्यक्ति के उद्देश्य के लिए प्रोसेस्ड व्यक्तिगत डेटा। इसके अलावा यदि डेटा प्रिंसिपल खुद अपना डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है। इसके अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति कानूनी दायित्व के तहत किसी व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है उन पर लागू नहीं होंगे। सहमति देखें तो डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस्ड किया जा सकता है जो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए। हालांकि डेटा प्रिंसिपल को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है। ऐसे मामले जिनमें सरकार की ओर से कोई लाभ या सेवा प्रदान की जा रही हो या चिकित्सा आपात जैसी स्थिति आ जाए, वैध उपयोग के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। किसी बालक या दिव्यांग व्यक्ति के मामले में उनके माता पिता या कानूनी संरक्षक द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया यानी डीपीबीआई, इसमें केंद्र सरकार द्वारा डीपीबीआई के गठन का प्रावधान किया गया है। बोर्ड के प्रमुख निम्नलिखित कार्य होते हैं: नियमों के अनुपालन की निगरानी करना, उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाना, डेटा उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा फिड्यूसरी को निर्देशित करना, प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना। इसके अलावा बोर्ड के सदस्यों को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। डीपीबीआई में किसी निर्णय के विरुद्ध दूरसंचार विवाद और अपीलीय अधिकरण यानी कि TDSAT में अपील की जा सकती है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली प्राधिकरण। ठीक है,
डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य देखें तो डेटा प्रिंसिपल के निम्नलिखित अधिकार होंगे, जैसे डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इसके अलावा व्यक्तिगत डेटा को सुधारने और उसे हटाने की मांग करना। ठीक, इसके अलावा व्यक्तिगत डेटा प्रिंसिपल को डेटा फिड्यूसरी के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा। मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित अधिकार। इसके अलावा डेटा प्रिंसिपल द्वारा झूठी या व्यर्थ की जानकारी दर्ज नहीं की जानी चाहिए और उससे गलत विवरण नहीं देना चाहिए। इसके अलावा कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर डेटा प्रिंसिपल 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। डेटा फिड्यूसरी के दायित्व देखिए। डेटा फिड्यूसरी प्रोसेसिंग के उद्देश्य और तरीके को निर्धारित करने वाले कई निम्नलिखित दायित्व होंगे। डेटा की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना। इसके अलावा डेटा ब्रीच या उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षात्मक उपाय करना। इसके अलावा डेटा ब्रीच की स्थिति में DPBI और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना। उद्देश्य पूरा हो जाने या कानूनी उद्देश्यों के लिए इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होने पर व्यक्तिगत डेटा को डिलीट कर देना। महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी। केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूसरी को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी घोषित कर सकती हैं। स्पेसिफिकेंट डेटा फिड्यूसरी कह सकते हैं इसको हम, SDF। वह अत्यधिक मात्रा में संवेदनशील व्यक्ति डेटा का प्रबंधन करता है, व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करता है। ठीक, SDF। इसके अलावा डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, चुनावी लोकतंत्र और लोक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। SDF के पास डेटा सुरक्षा अधिकारी और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने और प्रभाव आकलन करने जैसे कुछ अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी होंगे। अधिनियम के तहत दी गई छूट यानी कि एग्जाम्पशंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिड्यूसरी के दायित्व यानी डेटा की सुरक्षा के अतिरिक्त निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे, जैसे सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था आदि के हित में अधिसूचित एजेंसियाँ। इसके अलावा अनुसंधान, संग्रहण और सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए। इसके अलावा स्टार्टअप्स, डेटा फिड्यूसरी के अन्य अनुसूचित क्षेत्रों श्रेणियों के लिए। कानूनी अधिकारों और दावों को लागू करने के लिए, न्यायिक या विनियामकीय संबंधी कार्य के लिए, अपराधों को रोकना, उनकी जांच करने के लिए। विदेशी अनुबंध के तहत गैर निवासियों यानी नॉन रेजिडेंट के व्यक्तिगत डेटा को भी भारत में प्रोसेस किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में कुछ गतिविधियों के अधिनियम के प्रावधानों को छूट देती हैं। बालकों के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग। किसी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेसिंग करते समय डेटा फिड्यूसरी को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए। प्रोसेसिंग संबंधी ऐसा कार्य जिनमें बच्चे के कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो, बच्चे पर नज़र रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी या उन्हें लक्षित करके विज्ञापन करना शामिल है। भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण। यह अधिनियम सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देता है। जुर्माना, पेनल्टीज देखें। यह अधिनियम कई अपराधों के जुर्माने का प्रावधान करता है, जैसे बच्चों से संबंधित दायित्वों को पूरा न करने पर 200 करोड़ रुपये तक जुर्माना। डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय न करने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना। अधिनियम की सीमाएं देखिए। अधिनियम की सीमाओं को हम कई बिंदुओं से समझ सकते हैं, जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन। राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों पर डेटा प्रोसेसिंग संबंधी छूट दी गई है। इसके कारण जितना आवश्यक है उससे अधिक डेटा कलेक्शन, संग्रहण और प्रोसेसिंग और रिटेंशन बनाए रखना हो सकता है। इससे निजता की मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। इसके अलावा इन छूटों का इस्तेमाल करते हुए सरकारी एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नागरिकों से संबंधित डेटा एकत्र कर सकती हैं। इसकी सहायता से निगरानी के लिए किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत, व्यावसायिक और यहाँ तक कि सामाजिक जीवन के बारे में संपूर्ण प्रोफाइल बनाई जा सकती है। अपर्याप्त सुरक्षा उपाय। यह अधिनियम भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देता है। अलग अलग क्षेत्रों में डेटा संरक्षण को लेकर अलग अलग मानक होते हैं। ऐसे में भारत से बाहर हस्तांतरित किए गए डेटा का संरक्षण करना चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। मुआवजे का प्रावधान नहीं। इस अधिनियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT अधिनियम 2000 की धारा 43A को हटा दिया गया है। इस धारा के तहत उपयोगकर्ताओं के डेटा के दुरुपयोग के मामले में कंपनियों को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। शिकायत निवारण के लिए जटिल दृष्टिकोण। एक चुनौती ये भी है, तो सीमाओं में है, मतलब मुआवजे का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा शिकायत निवारण के लिए जटिल तंत्र हैं। पीड़ित व्यक्तियों के लिए सबसे पहले डेटा फिड्यूसरी की शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित करना आवश्यक होगा। शिकायतों का निपटारा नहीं होने पर उन्हें भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बोर्ड में भी समाधान नहीं होने पर TDSAT में अपील का प्रावधान है। इसके अलावा RTI से छूट भी एक सीमा है। अधिनियम में प्रावधान किया गया कि सूचना के अधिकार यानी कि राइट
टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम के तहत सार्वजनिक अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सार्वजनिक अधिकारियों की परिसंपत्ति, देनदारियों आदि का खुलासा न करके उनके भ्रष्टाचार आचरण में मदद कर सकता है। इसके अलावा स्पष्ट परिभाषा अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि डेटा फिड्यूसरी ऐसी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेगा जिसका बालकों के कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हालांकि हानिकारक प्रभाव की कोई परिभाषा या ऐसे प्रभाव निर्धारित करने के लिए कोई निर्देश नहीं किए गए हैं। कुछ अधिकारों के लिए कुछ प्रावधान नहीं। इस अधिनियम डेटा प्रिंसिपल को डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार भुला दिए जाने का अधिकार नहीं देता है। आगे की राह, सीमा पार डेटा हस्तांतरण पर नियंत्रण। डेटा के सीमा पार हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। ये विशेष रूप से उन देशों के लिए करना आवश्यक होगा जिनका उल्लेख अधिसूचना द्वारा प्रदान की गई सूची में नहीं किया गया है। डेटा अधिकार, डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार भुला दिए जाने का अधिकार दिया जाना। अधिकार विशेष रूप से उन मामलों में होने चाहिए जहां डेटा का संग्रहण, भंडारण किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, जीवन, पहचान आदि को नुकसान पहुंचा सकता है। दुरुपयोग को रोकना, छूट प्रदान करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के साथ साथ भारत की संप्रभुता, अखंडता जैसे शब्दों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा समय अवधि का तय करना, एक बार पूरा उद्देश्य हो जाने पर डेटा प्रोसेस प्रिंसिपल द्वारा व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेसिंग के लिए अपनी सहमति वापस लेने के बाद डेटा हटाने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए। अब हम कुछ शब्दावली को समझ लेते हैं। जैसे डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार क्या है? व्यक्तियों को पहले प्रदान किए गए व्यक्तिगत डेटा स्वयं के उद्देश्यों के लिए अलग अलग सेवाओं के उपयोग हेतु प्राप्त करने और पुनः उपयोग करने का अधिकार देता है। भुला दिए जाने का अधिकार क्या है? ये कंटेंट को हटाने या मिटाने का अधिकार, ताकि आम लोग ऐसा डेटा कंटेंट तक नहीं पहुंच सकें। अब हम समझते हैं GDPR और DPDPA क्या है। GDPR जनरल डेटा संरक्षण विनियम है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 क्या है? तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP और GDPR में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को हम समझ लेते हैं अभी। उसके बाद दूसरी खबर की ओर बढ़ जाएंगे, भारत में आपराधिक कानूनों में सुधार। GDPR एंड DPDP एक्ट, जनरल डेटा संरक्षण विनियम यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। DPR निम्नलिखित दो तरीकों से प्रोसेस किए गए व्यक्तिगत डेटा पर लागू होता है, जैसे स्वचालित तरीकों और गैर स्वचालित तरीकों। स्वचालित तरीकों मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी जो ली गई है पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रोसेस किए गए व्यक्तिगत डेटा पर, वो स्वचालित तरीका हो गया। गैर स्वचालित तरीके का प्रोसेस किए गए डेटा जो फाइलिंग सिस्टम या मैनुअल फाइलिंग सिस्टम से लिखित रिकॉर्ड के रूप में या हिस्सा या बनेगा, वो होता है गैर स्वचालित तरीका। जबकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP जो है, इसमें अधिनियम में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा लागू होता है, साथ ही बाद में ये डिजिटाइज किए गए गैर डिजिटलीकृत व्यक्तिगत डेटा पर भी लागू होगा। ठीक, इसके अलावा GDPR में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए डेटा की प्रोसेसिंग के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। यूरोपीय संघ के सदस्य इस अपने क्षेत्रों के लिए इसे आयु को घटाकर 13 वर्ष कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए डेटा प्रोसेसिंग के लिए माता पिता या अभिभावक की सहमति आवश्यक हो गई है। GDPR में 72 घंटों के भीतर दी जानी चाहिए डेटा में सेंधमारी की सूचना पर्यवेक्षी प्राधिकार को, यानी डेटा में सेंधमारी की सूचना पर्यवेक्षी प्राधिकार को 72 घंटों में भीतर दी जानी चाहिए। साथ ही प्रभावित डेटा सब्जेक्ट जिससे संबंधित हैं को भी सूचना दी जानी चाहिए। ठीक, जबकि यहाँ पर यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा हुए सेंधमारी सूचना के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। GDPR में अपनी जगह किसी को नामित करने का अधिकार शामिल नहीं है। इसके अलावा पोर्टेबिलिटी के अधिकार शामिल हैं। संगठनों के पास डेटा सब्जेक्ट के अनुरोध का जवाब देने के लिए 30 दिन का समय होता है, जबकि नए अधिनियम जो बनाया गया उसमें GDPR के किसी नामित करने का अतिरिक्त अधिकार शामिल हैं, जिसमें पोर्टेबिलिटी के अधिकार को छोड़ दिया गया है। साथ ही डेटा प्रिंसिपल के अनुरोधों का जवाब देने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। GDPR डेटा जो हैं, GDPR किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करने के विशेष तंत्र व्यवस्था निर्धारित करता है, जैसे मानक, अनुबंध संबंधी प्रावधान, बाध्यकारी कॉरपोरेट नियम। जबकि DPDP एक्ट में इस अधिनियम में व्यक्तिगत डेटा स्थानांतरित करने के लिए कोई स्थानांतरण तंत्र व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में डेटा नियंत्रक और प्रोसेसर दोनों ही DPO नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं।
जबकि यहाँ पर देखें तो केवल महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी यानी सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी द्वारा ये DPO नियुक्त की जाएगी। ये DPO डेटा संरक्षण बोर्ड के लिए संपर्क बिंदु के रूप में काम करेगा। इसके अलावा डेटा नियंत्रक और डेटा प्रोसेसर के लिए आवश्यक हैं कि वे प्रोसेसिंग गतिविधियों के रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ यानी ROPA बनाए रखें। ये यहाँ पर GDPR में है, जबकि नए वाले एक्ट में ROPA यानी रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ नाम रखते हुए डेटा फिड्यूसरी पर कोई दायित्व निर्धारित नहीं किया गया है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, वो है भारत में आपराधिक कानूनों में सुधार यानी रिफॉर्मिंग इंडियाज़ क्रिमिनल लॉज। हाल ही में सरकार ने भारत में मौजूदा आपराधिक कानूनों को प्रस्थापित करने के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए। इन 3 विधेयकों में शामिल हैं भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता की जगह कर दिया भारतीय न्याय संहिता 2023। 1860 की ये IPC हैं, उसकी जगह नया बिल। इसके अलावा दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो नागरिक सुरक्षा संहिता दंड प्रक्रिया संहिता की जगह, ठीक। अब इसके अलावा तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय साक्ष्य विधेयक जो हैं उसकी जगह लाया गया। 1872 का है ये। अब समझते हैं सबसे पहले तो IPC यानी इंडियन पीनल कोड और CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता। 1860 की IPC की जगह 2023 में भारतीय न्याय संहिता हो गया है। IPC की जगह दंड संहिता की जगह न्याय संहिता हो गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है 1973 की CRPC की जगह। सबसे पहले यहाँ पर IPC है 1860 की, 1872 की यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम है और सबसे अंतिम का समझाएं तो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 का। तो इन सब में अधिनियम पेश किए गए हैं और इन विधेयकों को स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेजा गया है। इन विधेयकों की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले ये समझना है। इस विधेयकों की आवश्यकता इसलिए क्योंकि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों में निपटान करना है। केंद्रीय कानूनी मंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों में सम्मिलित रूप से 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं। दूसरा आवश्यकता इसलिए समय समय पर न्याय प्रदान करने हेतु जटिल कानूनी प्रक्रियाओं संसाधनों की कमी के लिए कोई विचाराधीन कैदी लंबे समय से जेलों में बंद हैं। जेलों में ऐसे कैदियों की संख्या लगभग 70% है। दोष सिद्धि दर में वृद्धि हेतु आपराधिक न्याय प्रणाली में निहित अक्षमताओं के कारण लगभग 50% मामलों में अभियुक्त या अपराधी दोषी सिद्ध नहीं हो पाते हैं। इन अक्षमताओं में निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे अपर्याप्त फोरेंसिक जांच, इसके अलावा पुलिसिंग संबंधी कमियां, इसके अलावा कानून प्रवर्तन पर शामिल व्यक्तियों का प्रभाव। आपराधिक न्याय प्रणाली के विकास हेतु सामाजिक परिवर्तनों से तालमेल बिठाने, उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित और अनुकूल आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकता है। साक्ष्यों को एकत्र करने, उनके भंडारण प्रस्तुति में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने से अपराध के संदर्भ में अलग अलग आयामों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करने के लिए भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अभी भी औपनिवेशिक अतीत पर आधारित है। इस कारण इसमें ऐसे कानून और प्रक्रियाएं मौजूद हैं जो देश के वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पूरी तरह से अप्रासंगिक और अनुपयुक्त हैं। अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे भारतीय दंड संहिता 2023 का अधिनियम। भारतीय दंड संहिता की जगह हो गया भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता लिखा हुआ है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पिनल कोड 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रतिस्थापित करेगा या इसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। IPC देश में दंडनीय अपराधों यानी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए प्रमुख कानून है। पृष्ठभूमि 1874 में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में, यानी 1834 में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले, तो थॉमस मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले, मतलब मैकाले 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया। इसका उद्देश्य मौजूदा न्यायालयों के क्षेत्राधिकार शक्ति और नियमों के साथ साथ पुलिस प्रतिष्ठानों और भारत में लागू कानूनों की जांच करना था। इस आयोग ने 1834 वाले इस मैकाले आयोग ने 1837 में भारतीय दंड संहिता IPC का मसूदा तैयार किया। ये मसूदा इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित था और इसे औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। बाद में
किए गए संशोधनों 1857 के विद्रोह के कारण आईपीसी कानूनी रूप देने में देरी हुई, इसलिए 1860 में अधिनियमित हुआ और 1862 से आईपीसी जो है लागू हुआ। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विधान परिषद के रूप में अखिल भारतीय विधायिका की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1833 में क्या किया गया? विधान परिषद के रूप में अखिल भारतीय विधायिका की स्थापना की गई। विधान परिषद, ठीक। विधि सदस्य का पद जो है गवर्नर जनरल की परिषद में सृजित किया गया, विधि सदस्य 1833 वाले से अधिनियम में, और विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और इसी 1833 के अधिनियम से ही 1834 में प्रथम विधि आयोग जो है बना और उसकी अध्यक्षता मैकाले ने की, ठीक। और मैकाले की समिति ने ही ये मसौदा तैयार किया था। और चार्टर अधिनियम 1833 वाला है, ध्यान दीजिएगा, इसी अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। बाद में की गई संशोधनों और 1857 के विद्रोह के कारण आईपीसी को कानूनी रूप देने में देरी लगी और फिर 1860 में अधिनियमित हुआ और 1862 से लागू हुआ। स्वतंत्रता के बाद इसमें कई संशोधन किए गए। इन सभी परिवर्तनों और संशोधनों को ऐसे एक जटिल कानूनी संहिता बना दिया। जैसे नए विधेयक अलग से हैं, कानून व्यवस्था को मजबूत करना, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, मौजूदा कानूनों को आम जन की वर्तमान स्थिति के लिए प्रासंगिक बनाना। अब हम विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालने का पहला है राजद्रोह, सेडिशन। इस विधेयक में राजद्रोह यानी आईपीसी की धारा 124 से संबंधी अपराध हटा दिया गया है। इसके बजाय निम्नलिखित हेतुदंड का प्रावधान करता है, जैसे अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास। इसके अलावा अलगाववाद गतिविधियों के संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना। इन अपराधों में शब्दों या संकेतों का आदान प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का प्रयोग करना आदि शामिल हो सकता है। इन अपराधों के लिए 7 वर्ष की कैद या आजीवन कारावास या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आतंकवाद के बारे में विधेयक में आतंकवाद को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना। आतंकवादी कृत्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: हत्या करने, जीवन के लिए खतरा पैदा करने या भय का संदेश फैलाने के लिए बंदूकों यानी फायर आर्म्स, बमों, खतरनाक पदार्थों, जैविक और रासायनिक का उपयोग करना, संपत्ति को नष्ट करना और आवश्यक सेवाओं को बाधित करना। इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 की दूसरी अनुसूची से सूचीबद्ध संधियों में शामिल गतिविधियां, जैसे विमान को गैर कानूनी तरीके से कब्जे में लेना या बंधक बनाना। तो ये UAPA 1967 जो है उसकी दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध संधियों में शामिल गतिविधियां, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो हैं गैर कानूनी गतिविधियां, ठीक। UAPA इस अधिनियम 1967 को कहते हैं। इसके अलावा संगठित अपराध में क्या क्या आते हैं? विधेयक संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करता है, जैसे निरंतर गैर कानूनी गतिविधि, अपहरण, जबरन, वसूली, कॉन्ट्रैक्ट करके हत्या लेना, भूमि पर हत्या करना, इसके अलावा कब्जा भूमि पर, इसके अलावा वित्तीय घोटाला, साइबर अपराध, ये सब जो है निरंतर गैर कानूनी गतिविधियाँ जो होती हैं वो संगठित अपराध में गिनी जाती है। इसके अलावा हिंसा, धमकी या अन्य गैर कानूनी तरीकों से अपराध करना, इसके अलावा भौतिक या वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध करना, अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में या उसकी ओर से अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपराध। अब हम समझते हैं संभावित प्रभाव। व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। देखिए, आपराधिक गतिविधि की अस्पष्ट परिभाषाएं उनके अनुचित प्रयोग का कारण बन सकती हैं, साथ ही वे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का भी कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए विध्वंसक गतिविधियों में किसी भी प्रकार की आलोचना शामिल हो सकती हैं। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों को उकसाना या डराना जैसी चीज़ों को आतंकवादी कृत्य में शामिल किया गया है। इसके अलावा पुलिसिंग संबंधी शक्तियों में वृद्धि, पुलिस कर्मियों की कार्रवाई करने के लिए विवेकाधीन शक्तियों में वृद्धि हो सकती है। इससे मनमाने ढंग से पुलिस कार्रवाई करने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। इसके अलावा मौजूदा मुकदमों में विलंब। यद्यपि ये विधेयक लंबित कार्रवाइयों और मुकदमों पर लागू नहीं होता, लेकिन न्यायालयों पर इनकी व्याख्या करने का अतिरिक्त बोझ बढ़ने का संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप अपराधों की वास्तविक सुनवाई में विलंब होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 को प्रतिस्थापित किया गया है। इस संहिता में भारतीय दंड संहिता और 1860 सहित कई विधेयकों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए गिरफ्तारी यानी अरेस्ट, अभियोजन यानी कि
प्रोसिक्यूशन, जमानत यानी बेल की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो अब दूसरी संहिता पर पहुंच गए हैं हम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये जो है CRPC 1973 को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए, इस संहिता में भारतीय दंड संहिता 1860 सहित कई नियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए गिरफ्तारी, अभियोजन, जमानत की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इनकी पृष्ठभूमि देखें तो CRPC को सर्वप्रथम 1862 में ब्रिटिश संसद अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था, 1862 में। ठीक है, इसमें कई संशोधन किए गए और महत्वपूर्ण संशोधन 1898, 1923 और 1955 में किए गए। भारत के विधि आयोग ने 41वीं रिपोर्ट में संहिता में व्यापक स्तर पर संशोधन करने हेतु सिफारिश की। इसके परिणाम स्वरूप CRPC 1973 का निर्माण किया गया था। अब विधेयक के मुख्य बिंदु पर नजर डालें। ध्यान दीजिएगा, विचाराधीन कैदियों की हिरासत। इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने किसी व्यक्ति ने अपराध निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि के लिए 1/3 अवधि में हिरासत बिता दिया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान अपने अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता दिया है तो उसे निजी बॉन्ड पर रिहा किया जा सकता है। यह अपराधों पर लागू नहीं होगा जिसमें मृत्यु दंड की सज़ा हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई। सभी प्रकार की सुनवाई, जांच या कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जाएगी। आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच, इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों बलात्कार में आरोपित व्यक्ति की मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच, यह उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है जिनके लिए कम से कम 7 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है। यदि राज्य के पास फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसे दूसरे राज्य की सुविधा का इस्तेमाल करना चाहिए। हस्ताक्षर और उंगलियों की छाप, फिंगरप्रिंट। ये किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप, आवाज़ को नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो अथवा नहीं। कार्रवाइयों के लिए समय सीमा। विभिन्न कार्रवाइयों जैसे कि निर्णय देने, पीड़ितों को जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करने, आरोप तय करने हेतु समय सीमा निर्धारित करता है। अपराधी की गैर मौजूदगी में सुनवाई। एक घोषित अपराधी की गैर मौजूदगी में मुकदमे की सुनवाई और फैसला सुनाने का प्रावधान करता है। घोषित अपराधी यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कम से कम 10 साल की कैद या मौत की सज़ा वाले अपराध का आरोपी हैं और न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय स्थान पर मौजूद होने में विफल रहता है। सज़ा के मामलों में राजनीतिक छूट पर रोक। देखिए, इस विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान भी किए गए। मृत्युदंड को मात्र आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आजीवन कारावास की सज़ा को 7 वर्ष की कैद से कम नहीं किया जा सकता। अब देखिए, संभावित प्रभाव क्या है। मामलों का शीघ्र निपटान। प्रभाव इसके संभावित क्या हो सकते हैं, जैसे मामले जल्दी निपट जाएंगे। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का एकीकरण होगा, पीड़ितों के अधिकारों में सुधार होगा, जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता आएगी, हिरासत की अवधि जो है उसमें वृद्धि होगी। देखिए, मामलों का शीघ्र निपटान। विभिन्न न्यायिक कार्रवाइयों और आरोप पत्रों के निर्धारण हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। इससे समय पर न्याय प्रदान करने में मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी का एकीकरण। यह विधेयक अपराधों के फॉरेंसिक जांच और परीक्षण और न्यायिक प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT के उपकरणों को शामिल करने हेतु प्रावधान करता है। पीड़ितों के अधिकारों में सुधार। देखें तो इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। ठीक, इसके अलावा जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता। तलाशी और जब्ती प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने से पुलिस जांच में निष्पक्षता संबंधी मुद्दे का समाधान हो सकता है। इसके अलावा हिरासत की अवधि में वृद्धि। गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस हिरासत में भेजने की अवधि में वृद्धि की गई है। अगला अधिनियम है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह अधिनियम कानूनी कार्रवाइयों में साक्ष्य स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है। पृष्ठभूमि समझें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1872 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को समेकित करना था। इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुँचता और निर्णय सुनाता है। एक मौलिक या प्रक्रियात्मक कानून नहीं होने के कारण साक्ष्य संबंधी कानून विशेषतः एडजेक्टिव लॉ की श्रेणी में आ जाते हैं। विशेषण कानून उन नियमों और विनियमों का समूह होता है जो साक्ष्य, दलील जैसे प्रक्रियात्मक पहलुओं को नियंत्रित करने वाले कानून से संबंधित होते हैं। मौजूदा कानून पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में प्रौद्योगिकीय उन्नति के अनुरूप नहीं हैं। विधेयक के मुख्य बिंदु पर नजर डालें तो साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता होगी। ठीक, मतलब डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता होगी।
इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का दायरा बढ़ाया गया है ताकि इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप में स्टोर की गई सूचना को शामिल किया जा सके। इसमें ईमेल, सर्वर लॉग, इसके अलावा स्मार्टफोन, लोकेशन संबंधी साक्ष्य और वॉइस मेल के रिकॉर्ड भी शामिल होंगे। मौखिक साक्ष्य देखें तो मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल है। मौखिक साक्ष्य इस विधेयक के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगली जो है वो है संयुक्त सुनवाई यानी जॉइंट ट्रायल्स। संयुक्त सुनवाई के तात्पर्य एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का मुकदमा चलाने से। संयुक्त सुनवाई में किसी एक आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा दूसरे आरोपी को प्रभावित करता है, साबित हो जाता है तो इससे दोनों के खिलाफ कबूलनामा माना जाएगा। ठीक है। शब्दावली को जाने। मौलिक विधि क्या है देखिए। सब्सटेंटिव लॉ, ये कानून वास्तव में कॉमन, संवैधानिक, न्यायिक निर्णयों में उल्लेख किए गए सिद्धांतों से उत्पन्न होते हैं। इसके लिए दंड विधि, संपत्ति कानून आदि हैं। प्रक्रिया विधि यानी प्रोसीजर लॉ क्या है। यह विधि अधिकारों को लागू या इनके उल्लंघन की स्थिति में उपचारात्मक उपायों का तरीका निर्धारित करती हैं और अभियोजन संबंधी तंत्र का उल्लेख करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। ये प्रक्रिया विधि होती है, एक मौलिक विधि होती है। मौलिक विधि में दंड विधि और संपत्ति कानून, इस तरह की विधि मौलिक विधियाँ होती हैं। और सिविल प्रक्रिया संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता है, ये आ जाते हैं प्रक्रिया विधि के अंतर्गत। अब इसके संभावित परिणाम क्या आ सकते हैं। संभावित परिणाम है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रयोग में वृद्धि होगी। इससे त्रुटिपूर्ण दोष के मामलों में कमी आ सकती है। साथ ही मामलों की जांच में तेज़ी लाने से मदद मिल सकती है। निजता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती और उनमें संग्रहित संवेदनशील जानकारी तक पहुंच के कारण निजता के उल्लंघन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में निष्कर्ष निकालें तो आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की संभावना इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता के साथ साथ तालमेल पर भी निर्भर करती हैं। आपराधिक कानूनों में सुधार की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब ये शुरुआत, निर्माण, कार्यान्वयन, दृष्टिकोण और नियमित निरीक्षण जैसे चरणों से गुजरेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023। ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि का विधेयक 2023। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 पेश किया है। यह विधेयक चुनाव आयोग अधिनियम 1951 को निरस्त करता है। चुनाव आयोग चुनावों की सेवा शर्तें कार्य संचालन अधिनियम जो 1991 का है, जिसको हम इलेक्शन कमीशन एक्ट कहते हैं, 1991 का एक्ट है, उसको ये निरस्त करता है विधेयक। ठीक। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन और अन्य चुनाव आयुक्त यानी ईसी जो इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC और इलेक्शन कमिश्नर्स यानी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, पदावधि को विनियमित करता है ये अधिनियम। इसमें चुनाव आयोग के कार्य संचालन और उससे संबंधित या उसके अधीन आने वाले विषयों के लिए प्रक्रिया को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया। अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उतने ही अन्य चुनाव आयुक्त यानी EC होते हैं, जितने राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करता है। अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाता तब तक भारत का राष्ट्रपति यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर करेगा। अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघवाद है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाता तब तक भारत का राष्ट्रपति CEC और EC की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर करेगा। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, यदि विपक्ष के नेता नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी का दल का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले तक CEC और EC की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ईसी की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार की सिफारिश पर की जाती थी। विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है और विवरण क्या देखिए। अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में नियुक्ति को लेकर के क्या किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयनित की समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इसके अलावा चयन समिति का बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। सदस्य इसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित सदस्य के रूप में सरकार का संघ, कैबिनेट का मंत्री। लोकसभा में विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है तो लोकसभा में सरकार के विपक्ष में सबसे बड़े दल का नेता विपक्ष का नेता समझा जाएगा। इसके अलावा इसमें प्रावधान किया गया खोजबीन समिति यानी सर्च कमेटी के बारे में। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी। इसमें 2 अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। उनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। ठीक है। चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा पैनल में शामिल किए गए व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर विचार कर सकती हैं। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियोक्ता देखें। ऐसा व्यक्ति जो भारत के सचिव के पद के समकक्ष रैंक पर हैं या ऐसे पद पर रह चुका है तो वो सीईसी और ईसी के लिए योग्य होगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के पास अनिवार्य तौर पर चुनाव के प्रबंधन और चुनाव कराने का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा पदावधि देखें तो सीईसी और ईसी पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। सीईसी अन्य सीईसी जो भी हैं उनकी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। जब किसी ईसी को सीईसी के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो उसका कार्यकाल ईसी और सीईसी के रूप में कुल मिलाकर 6 वर्ष से अधिक नहीं होगा। वेतन एवं भत्ते से बात करें तो सीईसी और ईसी के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगी। पद से हटाना और त्यागपत्र देना। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सीईसी को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन एक सत्र में सीईसी को हटाने के लिए प्रस्तावित करते हैं तो राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर उसे पद से हटा सकता है। यानी अनुच्छेद 324 के तहत सीईसी को पद से उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक है। सीईसी को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव निम्नलिखित तरीकों से पारित किया जाना चाहिए, जैसे प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। इसके अलावा उपस्थित मतदान सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। किसी ईसी को केवल सीईसी की सिफारिश के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। सरल शब्दों में संविधान में सीईसी को उसके पद से हटाने के लिए व्यापक प्रावधान है, जबकि ईसी को केवल सीईसी की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। कार्य संचालन की बात करें तो चुनाव आयोग के सभी कार्य सर्वसम्मति से किए जाएंगे। सीईसी ईसी की राय में किसी विशेष विषय पर मतभेद हो तो निर्णय लेने के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। अब विषय से जुड़ी चिंताएं क्या है। इस विधेयक से जुड़ी चिंताएं बहुत सारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है ये। प्रस्तावित कानून में भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से बाहर रखने का प्रावधान है। इस प्रकार ये अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघवाद के सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय को पलटने का प्रयास करता है। निष्पक्षता या तटस्थता। प्रस्तावित चयन समिति की संरचना में सत्तारूढ़ दल का वर्चस्व हो सकता है। पात्रता मानदंड। विधेयक चयन समिति को यह अधिकार देता है कि वो खोजबीन समिति की सिफारिश पर विचार करें। सीईसी ईसी के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो खोज प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए सीईसी या ईसी की स्वतंत्रता देखें। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई को राजनीतिक कार्यप्रणाली के नियंत्रण में लाना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की अवधारणा के विपरीत है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं। ईसी को पद से हटाना। संविधान के अनुच्छेद 324(5) में संशोधन किया जाना चाहिए। इस संशोधन से अन्य 2 चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया को मुख्य चुनाव आयुक्त के हटाने की प्रक्रिया के समान बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार पद से हटाने के मामले में ईसीआई के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक संरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, समान संरक्षण मिल जाएगा। इसके अलावा बहुहितधारक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। बहुहितधारक दृष्टिकोण का मतलब है समिति के दायरे का विस्तार करके नियुक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए समिति की प्रमुख न्यायविदों, भारत के
मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI और इसके अलावा स्वतंत्र विशेषज्ञों, नागरिक समाज के सदस्यों आदि को शामिल किए जाने चाहिए। इसके लिए समिति के प्रमुख न्यायविदों, भारत के CJI और स्वतंत्र विशेषज्ञों, नागरिक समाज के सदस्यों आदि को शामिल किया जा सकता है। आगे की राह के रूप में वरिष्ठता का सिद्धांत अपना सकते हैं। विधि आयोग द्वारा सिफारिशें की गई हैं कि चुनाव आयुक्त की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए जब तक 3 सदस्यीय समिति लिखित रूप से दर्ज कारणों के आधार पर किसी चुनाव आयुक्त के अयोग्य न पाए। इसके अलावा व्यापक परामर्श, विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले सरकार को विपक्षी दलों, कानूनी विशेषज्ञों और हितधारकों से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए। अब हम समझते हैं चुनाव प्रक्रिया और सुधार के पहलू क्या है। देखिए, इलेक्शन एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म। हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने चुनाव प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं और उनमें सुधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। चुनाव प्रक्रिया में विशिष्ट पहलुओं और उनमें सुधार यानी स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस एंड दियर रिफॉर्म। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत के चुनावों में महत्व और लोकतांत्रिक शासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं सामाजिक प्रगति पर उनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इसमें चुनाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की गई है। इन पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं: सामान्य अथवा एकल मतदाता सूची के जरिए मतदाताओं की भागीदारी और व्यापक प्रतिनिधित्व, उम्मीदवारी के लिए नामांकन के दौरान पारदर्शिता एवं जवाबदेही, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु। तो विभिन्न पहलुओं की जांच की गई हैं। इन पहलुओं में निम्नलिखित शामिल है, फिर से बता देता हूँ। सामान्य अथवा एकल मतदाता सूची के जरिए मतदाताओं की भागीदारी का व्यापक प्रतिनिधित्व, इसके अलावा उम्मीदवारी के लिए नामांकन के दौरान पारदर्शिता एवं जवाबदेही, इसके अलावा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु। एकल मतदाता सूची यानी कॉमन इलेक्टोरल रोल यानी कि CER क्या है। सरकार मतदाता सूची को एकल बनाकर उसे व्यापक डेटाबेस में समेकित करके दोहराव की समस्या को दूर कर सकती है। चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकती हैं। वर्तमान प्रावधान। भारत में 2 प्रकार की मतदाता सूचियाँ तैयार की जाती हैं: सामान्य मतदाता सूची यानी जनरल इलेक्टोरल रोल और पृथक मतदाता सूची यानी सेपरेट इलेक्टोरल रोल। तो चुनाव प्रक्रिया और इसके सुधार के पहलू में एकल मतदाता सूची जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए इस पर। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ECI भारत के संघ और राज्य स्तर के होने वाले चुनावों, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं आदि का संचालन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC अनुच्छेद 243 के 1 के तहत स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर पालिका में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में SEC गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243 के अंतर्गत होता, ध्यान दीजिएगा इस पर, 243 के। अब हम समझते हैं CER को तैयार करने में आने वाली बाधाएं। CER यानी कि कॉमन इलेक्टोरल रोल को तैयार करने में समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं। तो स्थायी मतदाता सूची का अभाव। विधानसभा या संसदीय चुनाव के विपरीत स्थानीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची का रिकॉर्ड नहीं है। अक्सर इसे हर चुनाव में आयोजित करने से पहले नए सिरे से तैयार किया जाता है। इससे मतदाता सूची को तैयार करने में लगने वाले श्रम का दोहराव होता है। इसके अलावा चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन और उसका समय। विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए काफ़ी लंबे समय के बाद परिसीमन किया जाता है। यह आमतौर पर 15 से 20 वर्षों में एक बार होता है। दूसरी तरफ स्थानीय निकायों का परिसीमन अक्सर चुनाव से पहले किया जाता है। समय समय पर परिसीमन किए गए परिजन से देश में निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। संवैधानिक चुनौती ये है कि केंद्र सरकार और ECI द्वारा प्रस्तावित CER यानी कॉमन इलेक्टोरल रोल जो है उसको लागू करना वर्तमान में अनुच्छेद 325 के दायरे से बाहर है। यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के लिए अलग अलग मतदाता सूची के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है। अब रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों पर नज़र डाल देते हैं। ECI को मौजूदा नियमों में कोई भी बदलाव करना और एकल मतदाता सूची को लागू करने से पहले सभी कारकों पर विचार एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए। ECI को CER तैयार करने से पहले संवैधानिक प्रावधानों पर लागू करना चाहिए
और संघवाद के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ईसीआई और विधायी विभाग को परिसीमन प्रक्रिया के प्रभावों की विशेष रूप से दुर्गम भूभागों की में जांच करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। निर्वाचन आयोग और विधायी विभाग द्वारा राज्यों को अपनी स्वयं की मतदाता सूची बनाते समय ईसीआई की मतदाता सूची के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग करना चाहिए। ऐसा तब कर सकते हैं जब संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों में बदलाव नहीं होता। ईसीआई को एक विधिक प्रावधान या वैकल्पिक तंत्र स्थापित करना चाहिए जिससे ये सुनिश्चित हो कि आधार संख्या प्राप्त गैर नागरिक सीईआर में शामिल न हो जाए। देखिए, चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय घोषणाएं, फॉल्स डिक्लेरेशन ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द नॉमिनेशन फॉर इलेक्शंस। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सरकार चुनावी उम्मीदवारों को झूठी, गलत घोषणाओं और शपथ पत्रों को दाखिल करने से रोकने हेतु कठोर कदम उठाए। वर्तमान प्रावधान, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के अनुसार चुनाव में उम्मीदवार के लिए संपत्ति, देनदारियों, शिक्षा आदि के बारे में जानकारी देते हुए शपथ पत्र दाखिल करना अनिवार्य है। झूठी जानकारी देना कानून का उल्लंघन है और आरपीए की धारा 125A के तहत दंडनीय अपराध है। समस्याएं देखें। झूठे शपथ पत्र मतदाताओं को भ्रमित कर उनकी पसंद को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए हानिकारक होते हैं। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर एक नज़र डाल लेते हैं। सरकार को शपथ पत्रों के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। साथ ही नियमों को पालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी गलत डेटा के बारे में तुरंत निर्वाचन आयोग को सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा आरपीए अधिनियम जो 1951 है, ठीक है, आरपीए एक्ट 1951, आरपीए 1951 का एक्ट जो है, उस आरपीए अधिनियम 1951, आरपीए की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो आरपीए अधिनियम 1951 धारा 125A के तहत सजा को 6 माह से बढ़ाकर 2 वर्ष किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। हालांकि जुर्माना केवल विशेष मामलों में लगाया जाना चाहिए, इसे छोटी गलतियों पर नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा अयोग्यता संबंधी मामलों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि लंबी मुकदमेबाजी कानूनी प्रावधानों के इच्छित उद्देश्य को कमज़ोर कर देती हैं। अब हम बात करते हैं अगली सुर्खी की, वो है मतदान करने और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु के बीच समानता स्थापित करना। स्टेब्लिशिंग पैरिटी बिटवीन मिनिमम एज ऑफ वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शंस। विधायिका में युवा प्रतिनिधि महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये युवाओं के मुद्दे ज़ोर शोर से उठाते हैं और युवाओं की चिंताओं का समाधान करते हैं। राजनीतिक संवाद के स्वरूप में बदलाव लाकर सरकार के अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर हो रहे विचार विमर्शों को सही दिशा देते हैं। वर्तमान प्रावधान, वर्तमान में चुनाव लड़ने की आयु, लोकसभा अनुच्छेद 84 और विधानसभा अनुच्छेद 173 चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा 84 और विधान परिषद 173 के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। संबंधित समस्याएं, मुद्दे, लोकसभा में केवल 2.2% सांसदों की आयु 30 वर्ष से कम है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। इनके बीच समानता नहीं है। इसके कारण राजनीतिक क्षेत्र में भारत की युवा आबादी की भागीदारी कम है। ईसीआई के अनुसार 18 वर्ष के युवाओं से इन उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक अनुभव और परिपक्वता की अपेक्षा करना सही नहीं है। रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों पर एक नज़र डाल लेते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम आयु को कम करने का सुझाव दिया गया है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु को कम करने से युवाओं को लोकतंत्र में भाग लेने का समान अवसर मिलेगा। युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए व्यापक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सरकारों, राजनीतिक दलों, युवा संगठनों को मिलकर कार्य करना चाहिए। अब देखिए अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं, वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो जीएनसीटीडी एक्ट 2023। दिल्ली में संसद द्वारा पारित की गई राष्ट्रीय राजधानी
संशोधन विधेयक GNCTT अधिनियम राष्ट्रपति अनुमोदन प्राप्त हो गया है। अब ये विधेयक अधिनियम बन गया है। GNCTT एक्ट 2023 जो है राष्ट्रपति अनुमोदित होने के बाद ये अधिनियम बन गया है। GNCTT अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन GNCTT अधिनियम जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 को प्रतिस्थापित करता है। यह अध्यादेश दिल्ली के उप राज्यपाल LG को दिल्ली सरकार की तुलना में अधिक अधिकार प्रदान करता है। अध्यादेश को GNCTT बनाम भारत संघ 2023 मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बाद जारी किया गया था।